तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको हम ईसीटी के बारे में भी जानते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी होता है मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं शुरू। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और एक प्यारी सी कमेंट भी करें। आप बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे समझ में आया, कितना समझ में आया। तो चलिए देर ना करें और वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है, इसके बारे में सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या इसके बारे में लोग सोचते हैं, क्या इसके बारे में एक मिथ है कि हाँ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से क्या हो जाता है, ये बुरा है कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये एक बहुत ही बेकार ट्रीटमेंट है, बार्बरिक ट्रीटमेंट है, बेसिकली टॉर्चर। लोग इसको टॉर्चर समझते हैं। ठीक है, ईसीटी एक्सपीरियंस इज पेनफुल, और लोगों को लगता है ये बहुत ही पेनफुल है और बहुत ही भयावह है, डरावना है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस खास ब्रेन डैमेज। लोगों को लगता है कि ईसीटी थेरेपी लेने से ब्रेन को डैमेज हो जाता है ना। इट विल वाइप ऑफ ऑल योर मेमोरी परमानेंटली। लोगों को लगता है कि ये जो भी तुम्हारे परमानेंट मेमोरी है उसको मिटा देता है। वो जो भी तुम्हारी परमानेंट मेमोरी है वो तुमसे खो जाती है, भूल जाते हो। ये सारे कुछ मिथ है, मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ईसीटी थेरेपी से आपका जो भी है मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, उससे ट्रीट किया जाता है, ना कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम होती है, आपका कोई परमानेंट मेमोरी लॉस नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा पेनफुल और हॉरिफाइंग भी नहीं है और ये टॉर्चर भी नहीं है। इसमें बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक एक तरह से थोड़ी एक सीजर को स्टिमुलेट कराया जाता है, जिससे कि आपका जो भी मेंटल डिसऑर्डर है वो ट्रीट हो सकता है ट्रिगर करके, है ना। ये कोई भी ब्रेन को डैमेज वगैरह नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को शुरू। आगे समझेंगे कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है क्या, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी इज प्रोड्यूस्ड इन विच इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू द ब्रेन डिलिबरेटली ट्रिगरिंग ए ब्रीफ सीजर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट्स को पास करते हैं ब्रेन में। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एक बहुत हल्की सी सीजर को हम ट्रिगर करते हैं। ठीक है, ब्रेन में। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी सीम्स टू कॉज चेंज इन ब्रेन केमिस्ट्री दैट कॉज इमीडिएटली रिवर्स सिम्टम्स ऑफ सर्टेन मेंटल इलनेस। इसका मतलब हुआ, जो हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से जब जो भी थोड़ा सा करंट हम पास करते हैं, उसमें ब्रेन की जो केमिस्ट्री होती है, जो वर्किंग होती है, उसमें से थोड़ा सा चेंजेस होता है, जिसकी वजह से जो हमारे मेंटल इलनेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, वो तुरंत रिवर्स होते हैं, जिससे जो हमारा प्रॉब्लम होगा, जो भी इलनेस है, मेंटल इलनेस है, वो ट्रीट होता है। ठीक है, दो प्रकार के इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होते हैं। एक होता है यूनिलेटरल इस ईसीटी, एक होता है बायलेटरल ईसीटी। यूनिलेटरल ईसीटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड आर प्लेस बोथ साइड ऑन द हेड। ठीक है, दिस इज डिजाइन टू अफेक्ट द एंटायर ब्रेन। यूनिलेटरल जो ईसीटी होता है, इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो दोनों साइड अटैच्ड होंगे, एक सिर के ऊपर होगा, एक आइदर साइड से होगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरे पूरे ब्रेन को इफेक्ट करता है। ठीक है, बायलेटरल ईसीटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होगा वो टॉप पे होगा और जो भी होगा वो एक प्रॉपर टेम्पल पे होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, द करंट ओनली पासिस थ्रू वन साइड ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होगा, ब्रेन से केवल जो भी करंट होगा वो केवल एक ही साइड से पास किया जाएगा। आप ये जो फोटो है ये रिवर्स कर लीजिएगा, ये फोटो इधर का है। ठीक है, ये वाला यूनिलेटरल नहीं है, ये वाला यूनिलेटरल है। ये, ये बाइलेटरल का है। नेक्स्ट है, often work when other treatment are unsuccessful and full course of treatment is completed, but it may not work everyone to everyone। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि इसका यूज हम तभी करते हैं, जो इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी है तभी करते हैं जब ये जो हमारे अदर ट्रीटमेंट्स होते हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं, वो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं ट्रीटमेंट में, तब हम इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका फुल कोर्स करना पड़ता है, जिस कभी कभी ये कुछ लोगों में वर्क करता है, कभी कभी किसी किसी में वर्क नहीं करता है। ठीक है,
ECT इज मच सेफर टुडे। ECT जो होता है बहुत ही सेफ है आज के इस समय में। ऑल्दो ECT में स्टिल कॉज सम साइड इफेक्ट, कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इट नाउ यूजेस इलेक्ट्रिक करंट गिवन इन द कंट्रोल सेटिंग टू अचीव द मोर बेनिफिट विद द फ्यूएस्ट पॉसिबल रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल वे में पास करते हैं, जिससे ये होता है कि जो हमारा जो बेनिफिट होगा वो बहुत ही कम रिस्क में अच्छे से ज्यादा बेनिफिट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रोवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये किस किस इंडिकेशन में, किस किस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी देते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सिजोफ्रेनिया, सीवियर डिप्रेशन, एग्रेशन एंड एजिटेशन इन डिमेंशिया, कैटिटोनिया, उसके बाद ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड साइकोसिस। ये सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम जो भी है ECT जो है देते हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें हम इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ECT को खोज करने में किन किन लोगों ने अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनका। तो इसमें बेसिकली दो साइंटिस्ट जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने दिया है इसको करने के लिए। तो इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीटमेंट मेथड इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री। ठीक है, ये जो है बहुत ही पुराना मेथड है, थेरेपी है जो साइकेट्री में, जो कि मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा रहा है बहुत पहले से। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? 80 साल पहले जो है रोम में यूगो सर्लेट्टी एंड ल्यूसियो बिन्नी, यूगो सर्लेट्टी एंड ल्यूसियो बिन्नी, ये दो साइंटिस्ट थे जो कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके एपिलेप्टिक सीजर का थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए यूज करते थे। एपिलेप्टिक सीजर जो होता था उसको ट्रीट करने के लिए इसको इस इलेक्ट्रिक कन्वर्जिव थेरेपी का यूज करके उनको ट्रीट करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जो कि ECT को डिस्कवर करने में और उसको साइकेट्री में इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प किए। अब देख लेते हैं ECT का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, इसमें देखो ये एक सर्कल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मान लो कोई पेशेंट है तो उसका कंसल्टेशन होगा। ठीक, जब उसका कंसल्टेशन होगा उसके लिए हम जो है फाइनल चेकअप करवाएंगे। ठीक है, फाइनल चेकअप के बाद उसको IV हुकअप देंगे, यानी कि IV थेरेपी करेंगे। ठीक, पहले उसके बाद एनेस्थीसिया देते हैं, फिर मसल रिलैक्सेंट देंगे, उसके बाद क्या करते हैं ECT को अप्लाई करते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर करने के बाद हम ECT को अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके रिकवरी को मॉनिटर करेंगे। फिर फर्दर ये साइकिल कंटिन्यू होती है आगे, क्योंकि ये रिपीटेड प्रोसेस होता है। एक बार ECT करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। किसी किसी कंडीशन में देखने को मिल सकता है 1 से 2 बार में ही रिलीफ मिलने लगता है, इलनेस ट्रीट होने लगता है। पर ये कई सारे एक प्रोसेस होता है, कई सारी बार करीबन ये इस ECT को यूज करना पड़ता है। ठीक है, ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है नर्सिंग कंसिडरेशन। नर्सेस का क्या रोल है, क्या क्या करती है नर्सेस इस ECT को करवाने में, हेल्प करवाने में। बिफोर प्रोसीजर के पहले क्या करना होता है, पेशेंट का को एक इन्फॉर्म्ड कंसर्न लेना होगा। ठीक है, उसके बाद ए सर्टेन इफ द क्लाइंट एंड फैमिली हैव रिसीव्ड ए फुल एक्सप्लेनेशन इंक्लूडिंग द ऑप्शन टू विथड्रॉ द कंसेंट एट एनी टाइम। इसका मतलब ये है कि उनके पास पूरा ये होता है कि हाँ वो एक अच्छा सा फुल एक्सप्लेनेशन हो कि हाँ इसमें क्या होगा। दूसरा चीज, इनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो विथड्रॉ कर सकते हैं अपने कंसेंट को कभी भी किसी भी टाइम पे। ठीक है, विथ होल्ड फूड एंड फ्लूइड फॉर 6 to 8 आवर्स बिफोर ट्रीटमेंट, मतलब कि 6 से 8 घंटे से पहले ही भोजन और पानी, कोई भी फ्लूइड का जो भी ट्रीटमेंट होगा हम उसको रोक देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसीजर से पहले जो भी नर्सेस का रोल है। दूसरा है कंसिडरेशन बिफोर द प्रोसीजर में ही, पेशेंट हेयर शुड बी क्लीन एंड ड्राई बिफोर ड्यूरिंग द प्रोसीजर। इसका मतलब ये हुआ जो पेशेंट का हेयर है वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए इस ECT को अप्लाई करने से पहले। सेकंड है हेयर पिंस जो होंगे, ब्रेसलेट होंगे, बॉडी पियर्सिंग जो भी शुड भी उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, प्रोस्थेसिस, डेंचर्स, ग्लासेस, हियरिंग एड्स, कॉन्टेक्ट लेंसेज शुड बी रिमूव। ये सारे जो भी एड्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे पेशेंट के बॉडी से। हैव द क्लाइंट वॉइड बिफोर द ट्रीटमेंट, मतलब ये भी हम चेक करेंगे कि उसने ट्रीटमेंट से पहले जो ही वाइडिंग किया कि नहीं, अपने यूरिन को पास किया कि नहीं। ये सारी चीजों को हम एक बार एसेस कर लेंगे, पूछ लेंगे, देख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना है, चेक इफ द बाइट ब्लॉक इज प्लेस्ड टू प्रिवेंट बाइटिंग ऑफ द टंग, मतलब कि एक बाइट ब्लॉक होगा जिससे हम मुंह में जो भी ओरल कैविटी होगा इसमें डाल देंगे, ताकि वो जो भी है उसके टंग को वो अपने बाइट को ना करे। क्योंकि एक हम लोग एक माइल्ड ही सही लेकिन एक इलेक्ट्रिक करंट को उसके ब्रेन में हम
पास करने वाले हैं, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि कभी कभी वो अपने दांत से उसके जीभ जो भी है, टंग है, उसको इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसलिए बैक ब्लॉक को हम उसमें प्लेस करना नहीं बोलेंगे। सेकंड है डू सक्शन इमीडिएटली। जो भी होगा प्रोसेस, जो भी ये प्रोसेस होगा, क्योंकि हम मसल रिलैक्सेंट देंगे, एनेस्थीसिया देंगे, तो वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होगा, है ना, उसको थोड़े सेंसेस कम होंगे। इस कंडीशन में हमको सक्शनिंग करने में भी जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक, नेक्स्ट है आफ्टर प्रोसीजर। प्रोसीजर करने के बाद क्या हमारा रोल है, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे वाइटल पैरामीटर, जो भी वाइटल पैरामीटर है, वाइटल साइंस है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट फॉर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट के लिए हर 15 मिनट पे, यानी कि 2 बार वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे। एंड वंस इन एवरी 30 मिनट टिल पेशेंट रिकवर्स टू द नॉर्मल स्टेज, मतलब जब तक पेशेंट नॉर्मल स्टेज में नहीं होता है तब तक हम हर 30 मिनट में उसके वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, प्रोवाइड साइड रेल एंड बी विद द पेशेंट, मतलब क्लाइंट के साथ ही रहना है और उसको साइड रेल्स देंगे ताकि वो बेड से इधर उधर गिरने के चांसेस उसके कम हो और उसको फर्दर इंजरी ना हो। ठीक है, चेक द गैग रिफ्लेक्स बिफोर गिविंग क्लाइंट फ्लूइड मेडिकेशन और ब्रेकफास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी गैग रिफ्लेक्स को देखेंगे और फ्लूइड देंगे, मेडिकेशन देंगे और ब्रेकफास्ट भी देंगे। ये आफ्टर प्रोसीजर में हमारा नर्सिंग का कंसिडरेशन था। नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ईसीटी देने में पेशेंट को एसेस करना होता है, प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन करना होता है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है और मॉनिटर वाइटल साइंस को मॉनिटर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टिंग विद द प्रोसीजर। प्रोसीजर के साथ साथ उसको असिस्ट भी करना है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी देना है, ईसीटी के बाद जो हमारा केयर है अभी हमने डिस्कस किया वो सब भी करना है, पेशेंट एजुकेशन करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद हम उसके डॉक्यूमेंटेशन को जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे कि हाँ आप कैसे हैं, अभी आपको कैसा फील हो रहा है, ये सारी चीज को हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद आपका।